You people, how you guys are doing? This is me Manita, again welcome you to today's channel where hashtag tick is the only solution. Today we'll be going to discuss BEVAE 181 को जो कि EVS है इग्नू के फर्स्ट ईयर से लिया गया है। आज हम अचानक से फर्स्ट ईयर की बुक इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बहुत बार बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज्ड हैं इस बुक को लेकर के, क्योंकि ये बुक जो है ये एमसीक्यू बेस्ड है, पूरी ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझको मैसेज किया, कमेंट करा कि बहुत कंफ्यूजन है इस बुक में, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और ब्ला ब्ला बहुत से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। सो मुझे लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ ब्लॉक 2 को। ब्लॉक 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ब्लॉक 2 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आपने हाइलाइटर्स ओपन कर लिए होंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब आपको पीवाईक्यूज वगैरह देखने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर की, इस बुक की, इसलिए क्योंकि मैंने 2024, 2025, 2026 जून के सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज करके ये कंटेंट बनाया है। ओके, सो बिना देरी किए शुरू करते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5। मैं बता दूं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 को और यूनिट 5 को। यूनिट 6 और यूनिट 7 को हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ 4 और 5 को आज बताऊंगी। यहाँ पे मैंने यूनिट 4 में आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और वाटर साइकिल को आपको अच्छे से आइडिया ले लेना है। दूसरी यूनिट 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी एक दो वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट 4 को। तो यूनिट 4 में आपको ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल याद होनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मान लो बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्वेश्चंस दे दिए, 4 ऑप्शंस दे दिए जिसमें से एक ऑप्शन सही होंगे, बाकी 3 गलत होंगे, ऐसा। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है ये वाली, एक्सटेंट एंड कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये डिजिट्स आपको याद होनी चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो 580 मिलियन हेक्टेयर तक हो चुकी है। ओवरग्रेजिंग और फ्यूल वुड, एग्रीकल्चरल एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की डिजिट्स आपको याद होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन एज एन एग्जांपल, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन वर्ल्ड वाइड। इनमें से सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है ओवरग्रेजिंग। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड, तो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसएक्यू। गाइस मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहती हूँ कि एसएक्यू, हर चैप्टर का एसएक्यू बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। एसएक्यू फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हो या एमसीक्यू से रिलेटेड हो, इस दोनों को आपने करना है। क्वेश्चन आंसर आपने नहीं करना है, बट फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू आपने करना ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरा एक चैप्टर का क्रिस्प मिल जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 4 हमारा कंप्लीट होता है, जितना मैंने बताया अगर आपने उतना भी टिक लगा लिया और उतना भी पढ़ लिया बहुत है यूनिट 4 के लिए। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में नॉट सो इम्पोर्टेंट हमने क्यों लिखा, नॉट सो इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा कि जो बच्चे एग्जाम के 20 दिन पहले देखते हैं ये कंटेंट, या 25 दिन पहले या 18 दिन पहले, तो उनके लिए ये चैप्टर अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट अब अगर आपके पास समय है तो प्लीज आप गो थ्रू करिएगा। ओके, सो यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है, ये ये इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पहली बार कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के मल्टीपल कॉजेस हैं, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल है, फायर फ्यूल, ऐसे करके 3-4 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन दे देगा मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मान लो पहला ऑप्शन दे दिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा ऑप्शन दे दिया प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन दे दिया फॉरेस्ट, चौथा ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसएक्यू। एसएक्यू आपको इस चैप्टर की भी एसएक्यू याद रखनी है। देखो मैं बार बार कह रही हूँ एसएक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरे टाइम पे भी किया था। एसएक्यू से क्या होता है, आपको पूरा ओवरऑल चैप्टर का एक क्रिस्प मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एसएक्यू बहुत जरूरी होता है, और इसके आंसर्स भी यूनिट के बैक में दिए हुए होते हैं, तो आप आंसर भी एक बार चेक कर सकते हो ऑब्वियसली।
नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा नोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप सभी लोगों को। वो सजेशन ये कहता है कि आप प्लीज जब भी आपको कोई ऐसी चैप्टर है जो आपको नहीं समझ आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे डील करना चाहिए उस चैप्टर से। मान लो इसी ईवीएस बुक में कोई एक ऐसा चैप्टर है, कोई एक ऐसा यूनिट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको उसे टोटली स्किप नहीं करना है। मेरी बातों को समझिए, आपको उसे टोटली स्किप नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस चैप्टर के लास्ट में जो समरी होगी उस समरी सेक्शन को एक बार रीड कर देना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द मोमेंट अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, थ्योरी नहीं कि आपको नहीं आता है तो आप बना के कुछ भी लिख दोगे। एमसीक्यू में आप बना के कुछ नहीं लिख सकते हो, इसीलिए आपको डिटेल्ड चीज वर्ड बाय वर्ड आनी चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ वर्ड पढ़ना है, आपको थ्योरी थीसिस नहीं पढ़ना है। ओके, सो ओवरऑल एमसीक्यू को आपको रटना है, तो इसीलिए समरी सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है, तो इसे मैं स्टार देना चाहूंगी इस सजेशन को। प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा। सो तब तक के लिए मुश्किल से मुझे लगता है 7 मिनट की वीडियो होगी। आई एम सॉरी, बट ये आपको वो आइडिया दे जाएंगी जो आई थिंक आप बहुत कंफ्यूज कर रहे होंगे उस आइडिया में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, यूनिट 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है कि आप अपना काम करते हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए। गुड लक।